नमस्कार स्टूडेंट्स। आज मध्यकालीन भारत का इतिहास हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसके बारे में सबसे पहले हम ये अध्ययन करेंगे कि आखिर मध्यकालीन भारत के इतिहास को जानने के लिए या समझने के लिए हमें कौन कौन से स्रोत प्राप्त होते हैं जिनसे जानकारी हमें मिलती है। तो आज मध्यकालीन भारत के इतिहास के अध्ययन के स्रोतों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आपने यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यूजी, पीजी और सिविल सर्विसेज के लिए इतिहास संबंधी महत्वपूर्ण विषयों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर मैं व्याख्यान देता रहता हूं, तो उनसे आप लाभ प्राप्त कीजिए। तो आइए आज अध्ययन करते हैं इतिहास के अध्ययन के स्रोत। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जब हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के अध्ययन के स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो खास तौर से हमें दो प्रकार के स्रोत प्राप्त होते हैं। पहले जो स्रोत हैं उनको कहते हैं साहित्यिक स्रोत, यानी लिटरेरी सोर्सेस, जो साहित्य से संबंधित हैं। चाहे वो किसी भी भाषा का साहित्य हो, वो जो साहित्य लिखा गया है वो विभिन्न शासकों के बारे में, उनकी व्यवस्था के बारे में और जनता की स्थिति के बारे में बहुत सारी व्याख्याएं करता है। तो सबसे पहले जो हमारा स्रोत होता है वो होता है साहित्य। दूसरे स्रोत के रूप में अगर हम देखेंगे तो दूसरा स्रोत होता है पुरातात्विक। पुरातात्विक का मतलब है आर्कियोलॉजिकल। आर्कियोलॉजिकल के अंतर्गत जो हमें मिलते हैं, स्रोत मिलते हैं, वे स्रोत जो है वो प्राचीन अवशेषों पर आधारित हैं। जो भी उस समय की इमारतें रही हैं, स्मारक रहे हैं या अन्य जो भी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, चाहे वो सिक्के हों, हथियार हों, किसी तरीके के मकानों के अवशेष हों या अन्य किसी प्रकार की कोई भी चीज हमें प्राप्त होती है, उनको हम पुरातात्विक कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल कहते हैं। रेडियो 14 जो तत्व है, रासायनिक तत्व, उसके अध्ययन के आधार पर इनकी आयु सीमा निर्धारित की जाती है कि कितना पुराना है, किसके शासनकाल में रहा होगा, उस समय की क्या जानकारी इनको प्राप्त होती है। ये पुरातात्विक स्रोतों से हमको मिलता है। अब ये हम देखते हैं कि आखिर साहित्यिक स्रोत कौन से हैं और पुरातात्विक स्रोत कौन से हैं। तो सबसे पहले देखेंगे साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत जो हम अध्ययन करेंगे वे हमारे अध्ययन का क्षेत्र हमारा क्या होगा, किन चीजों को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले है भारतीय स्रोत, यानी जो भारत के अंदर साहित्य लिखा गया या भारतीय भाषाओं में लिखा गया, वो चाहे फारसी का साहित्य हो, चाहे हिंदी का साहित्य हो, संस्कृत का साहित्य हो अथवा किसी अन्य देशज भाषा का साहित्य हो, उस साहित्य से हमें क्या जानकारी मिलती है मध्यकाल की। और खासतौर से जो मध्यकाल का समय है वो 1000 ईस्वी के बाद और लगभग 1500 ईस्वी तक का 1600 ईस्वी तक का समय माना जाता है। और 1600 ईस्वी के समय के बाद को हम आधुनिक काल कहते हैं कि सामान्य तौर से इसकी कोई एक विशेष लकीर नहीं खींची हुई है, लेकिन सामान्य तौर से ये लगभग 600 सालों का जो पीरियड है उसको हम मध्यकाल कह सकते हैं। तो इस दौरान जो तमाम भारतीय भाषाएं थी, उन भाषाओं में तमाम साहित्य लिखा गया, इसकी विस्तृत जानकारी हम आपको देंगे। और इसके बाद विदेशी स्रोतों की बात करेंगे। इस 600 साल के पीरियड में खासतौर से अगर देखा जाए तो एक मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना भारत में होती है और उसके बाद जो मुस्लिम पीरियड है उसके दो महत्वपूर्ण काल उभर कर आते हैं। एक है सल्तनत काल और दूसरा है मुगल काल। तो सल्तनत काल का पूरा जो चरण है वो मध्यकाल में आता है, जबकि मुगल काल का आधा चरण जो है वो आता है, आधा समय आता है मध्यकाल में और शेष जो है वो आधुनिक काल में आता है। तो जो विदेशी स्रोतों की अगर हम बात करें तो इस 600 साल के पीरियड में, लगभग 600 साल के पीरियड में बहुत सारे विदेशी लोग भारत में आए। उन्होंने भारत के राजाओं से मुलाकात की, शासकों से मुलाकात की और कोई 2 साल रहा, कोई 4 साल रहा, कोई 10 साल रहा, 12 साल रहा, 15-15 साल तक
लोग भारत में रहे, और जब वो भारत से गए तो उन्होंने भारत के बारे में तमाम साहित्य लिखा, तमाम तरीके से अपनी, चाहे वो आत्मकथाएं हों, चाहे वो साहित्य के रूप में लिखा हो, चाहे वो एक दूत के रूप में अपनी प्रस्तुति दी हो, तो वो जो स्रोत हैं वो विदेशी स्रोत कहलाते हैं। जो विदेशी साहित्यकार आए या दूत आए या अन्य जो विद्वान लोग आए, उन्होंने आकर भारत में क्या देखा, किस तरीके की व्यवस्था थी, शासकों के बारे में क्या लिखा, ये सारी की सारी जानकारी जो है वो हमें विदेशी स्रोतों से मिलती है, जिससे कि हम मध्यकालीन इतिहास को जानने में सफल होते हैं। और इसकी जो अंतिम कड़ी है साहित्यिक स्रोत की, वह शाही फरमान एवं पत्र। बहुत सारे शासक जो हैं वो विभिन्न समयों पर उन्होंने शाही फरमान जारी करते थे। शाही फरमान का मतलब है एक तरीके का कानूनी आदेश, और कुछ शासकों ने अध्यादेश भी जारी किए थे। तो ये इनसे हमें जानकारी मिलती है कि उस समय का जो शासक था वो अपनी जनता के लिए क्या व्यवस्था करना चाहता है, कैसी व्यवस्था करना चाहता है, अथवा हमें किस प्रकार की अन्य जानकारी मिलती है, चाहे वो प्रशासन से संबंधित हो, समाज से संबंधित हो, या न्याय व्यवस्था से संबंधित हो, या किसी अन्य व्यवस्था से संबंधित हो, वो जानकारी हमें मिलती है। इसके साथ ही बहुत सारे पत्र मिलते हैं, जैसे ईरान से पत्र आते हैं, अफगानिस्तान से पत्र आते हैं शासकों के पास, जो राजदूत लेकर के आते हैं, अथवा जो भारतीय शासक हैं वो पत्र जारी करते हैं, चाहे वो वैदेशिक संबंधों से संबंधित हों, चाहे वो प्रशासनिक आदेश हों, या किसी अन्य प्रकार के पत्र हों, वे भी हमें जानकारी प्रदान करते हैं मध्यकालीन इतिहास की। तो ये जो है वो साहित्यिक स्रोत हैं, जिनके बारे में हम अभी आगे विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। अब पुरातात्विक स्रोतों के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे स्मारक। बहुत सारे स्मारक बने हुए हैं, चाहे वो मकबरों के रूप में हो, चाहे वो भवनों के रंग महल के रूप में हो, या किसी अन्य रूप में हो। बहुत सारे भवन हैं, स्मारक हैं, इमारतें हैं, जो तत्कालीन व्यवस्था की, तत्कालीन बादशाह की या शासक की जानकारी हमको देती हैं। तो बहुत सारे स्मारकों के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से प्रमुख हैं। इसके बाद सिक्के या मुद्राएं। शासकों ने अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सिक्के जारी किए थे, विभिन्न प्रकार की मुद्राएं जारी की थी। वे मुद्राएं हमें अवशेष के रूप में मिलती हैं। पुरातात्विक जो पुरातत्ववेत्ता है वो जगह जगह पर उन्होंने खुदाई करवाई है, और उस उत्खनन से बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। उनमें से सिक्के हैं, मुद्राएं हैं, हथियार हैं, बर्तन हैं, और अन्य प्रकार की जो चीजें हैं वो प्राप्त हुई हैं। वो सभी हमें जानकारी देती हैं मध्यकालीन इतिहास की। और इसके बाद देखेंगे अभिलेख। अभिलेख का मतलब रिकॉर्ड्स। बहुत सारे रिकॉर्ड्स मिलते हैं, जैसे कहीं पर अभिलेख लिखा गया है, आदेश जारी किया, उसको शिलापट्ट पर लिखा गया है, वो प्राप्त हो जाता है। या किसी अन्य प्रकार का अभिलेख मिल जाता है, वो राजमहल से संबंधित है, रंग महल से संबंधित है, हरम से संबंधित है, या किसी अन्य व्यवस्था से संबंधित है। बहुत सारे रिकॉर्ड्स हमको मिल जाते हैं। तो पुरातात्विक स्रोतों की दृष्टि से अगर हम देखें तो स्मारक या भवन विभिन्न प्रकार के मिलते हैं। सिक्के, मुद्राएं या अन्य वस्तुएं जो उत्खनन से प्राप्त हुई हैं वो हमें जानकारी प्रदान करती हैं, और विभिन्न प्रकार के रिकॉर्ड्स या अभिलेख मिलते हैं। तो इस पर हम अभी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो ये आपके संक्षेप में आपके समझ में आ गया होगा। तो जब कभी भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि मध्यकालीन भारत के इतिहास के स्रोत क्या हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए, तो संक्षेप में ये आपके सामने लिखे हुए हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक में भारतीय स्रोत हैं, विदेशी स्रोत हैं, और शाही फरमान है। पुरातात्विक में देखें तो स्मारक या भवन है, सिक्के, मुद्राएं या अन्य वस्तुएं हैं, और उसके बाद अभिलेख हैं। अब हम देखेंगे कि साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत भारतीय स्रोत कौन कौन से थे। तो हमने साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आपको बताया था कि जो भारतीय स्रोत हैं, और उसके बाद विदेशी स्रोत हैं, और उसके बाद फरमान या शाही पत्र इत्यादि हैं। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे
कि जो भारतीय स्रोत हैं उनसे हमें किस प्रकार जानकारी मिलती है। वैसे तो अगर हम देखें तो बहुत सारी पुस्तकें हैं जो कि मध्यकाल में लिखी गई, चाहे वो इतिहासकारों के द्वारा लिखी गई हों या साहित्यकारों के द्वारा लिखी गई हों, उन पुस्तकों से बहुत सारी जानकारी मिलती है। लेकिन यहाँ पर हम आपके लिए लाए हैं केवल 10 पुस्तकें छांट करके लाए हैं और उनके बारे में हम बताएंगे कि पुस्तक का नाम क्या है और किस लेखक ने या इतिहासकार ने लिखी है, और ये भी बताएंगे साथ में कि उसमें किस विषय वस्तु को शामिल किया गया है जिससे हमको इतिहास की जानकारी मिलती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो नाम हम लेंगे जिससे कि हमको मध्यकाल के इतिहास की जानकारी मिलती है, उस पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद जो है वो अल बरूनी के द्वारा लिखी गई थी। अल बरूनी जिन्होंने कि भारत की यात्रा की थी और भारत में बहुत लंबे समय तक रहे भी थे, उन्होंने भारत को बहुत अच्छी तरीके से देखा और फिर उन्होंने ऐतिहासिक वर्णन किया है अपनी पुस्तक के अंतर्गत। लेकिन खास बात यह है कि इस पुस्तक के अंदर भारत की संस्कृति को ज्यादा बढ़ावा दिया गया है। भारत का जो सांस्कृतिक पक्ष है उसके बारे में ज्यादा लिखा गया है। तो इसकी जो विषय वस्तु है वो सांस्कृतिक इतिहास है, भारत का सांस्कृतिक इतिहास। तो हमें उस समय की कल्चर, उस समय की वर्च्यूज, उस समय की जो कस्टम्स हैं, उन सब के बारे में जानकारी हमको मिलती है। दूसरी पुस्तक जो है वो है, उसका नाम है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी नामक ये पुस्तक संस्कृत में लिखी गई थी और ये एकमात्र संस्कृत का ग्रंथ है जो हमको मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी देता है। इसके जो लेखक या रचनाकार थे उनका नाम था कल्हड़। कल्हड़ ने ये रचना लिखी थी राजतरंगिणी, और ये सिविल सर्विसेज वगैरह में अक्सर इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं कि कल्हड़ के द्वारा कौन सी रचना लिखी गई और वो कहाँ के बारे में जानकारी हमको देती है। तो हम देखेंगे कि कश्मीर के इतिहास के बारे में हमको जानकारी देती है। कश्मीर के अंदर क्या राजनीतिक घटनाक्रम उस समय हुआ, किस तरीके की वहां पर व्यवस्था थी, जनता किस प्रकार से रह रही थी, आर्थिक स्थिति क्या थी वहां की, समाज किस प्रकार का था, संस्कृति, पूरी जानकारी जो है वो हमको इस पुस्तक से मिलती है जो कल्हड़ के द्वारा लिखी गई थी। अगली पुस्तक का नाम है तबकाते नासिरी। तबकाते नासिरी ये पुस्तक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें तबके लिखी हुई, तबके का मतलब है अध्याय, इसमें बहुत सारे अध्याय लिखे गए हैं और उन अध्यायों के अंतर्गत वर्णन किया गया है इतिहास का। मिनहाज उस सिराज इसके लेखक हैं। ये पुस्तक भी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती है जानकारी भी, और इसमें जो वर्णन किया गया है वो इस्लामिक विश्व का वर्णन किया गया है, यानी किस तरीके से मुस्लिम शासन दुनिया में फैल रहा है और उसकी क्या स्थिति है, कहां पर वो कमजोर हो रहा है, कहां पर वो मजबूत हो रहा है और किस प्रकार से उसको आगे बढ़ना है, कैसे वो एशिया के देशों में फैला, कैसे अफ्रीकी देशों में फैला और फैलते हुए भारत में किस तरीके से वो उसमें आकर के अपने पैर जमाए और किस तरीके से बढ़ता चला गया। तो इसमें पूरा इस्लामिक वर्ल्ड का वर्णन किया गया है जिसमें भारत को भी शामिल किया गया है। तो इस पुस्तक के द्वारा हमको ये जानकारी मिलती है। अगली पुस्तक का नाम है तारीख-ए-फिरोज शाही। तारीख-ए-फिरोज शाही ये पुस्तक जो है वो सल्तनत काल के इतिहास के बारे में जानकारी देती है, खासतौर से फिरोज तुगलक के बारे में जानकारी देती है। और ये पुस्तक जो है जियाउद्दीन वर्नी के द्वारा लिखी गई थी। पहले जियाउद्दीन वर्नी भारत आए, उन्होंने भारत में निवास किया काफी लंबे समय तक और उसके बाद ये पुस्तक लिखी। तो इससे पूरा ऐतिहासिक वर्णन मिलता है। फिरोज तुगलक की खास तौर से व्यवस्था का वर्णन किया गया है और ये बताया गया कि तुगलक वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था फिरोज तुगलक, जिसने दिल्ली के चारों तरफ बाग लगवाए थे, बहुत सारी बेशकीमती बहुत खूबसूरत इमारतें बनवाई थी और साथ ही साथ जनता इसके समय में बहुत खुश थी। और फिरोज तुगलक का वो ये वर्णन जब करता है तो उसमें ये भी लिखता है कि फिरोज तुगलक ने जजिया जो है बहुत ही सख्ती के साथ वसूल किया था, क्योंकि जजिया जो है वो अनाथों से और ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था फिरोज तुगलक से पहले, लेकिन फिरोज तुगलक ने इस नियम को तोड़ा था और उन लोगों से भी इसको वसूल किया था। तो ये पूरी जानकारी हमको मिलती है।
महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पुस्तक जो है इसी नाम से, तारीख फिरोज शाही के नाम से ही एक पुस्तक और लिखी गई है जिसको शम्स सिराज अफीफ के द्वारा लिखा गया है। और शम्स सिराज अफीफ ने जो लिखा है वो इसमें उन्होंने जो है ऐतिहासिक के साथ साथ फिरोज तुगलक का चारित्रिक वर्णन ज्यादा किया है। और बहुत से जो अन्य लेखक हैं वो इसकी जब समीक्षा करते हैं तो ये कहते हैं कि इसमें बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। और बहुत से इतिहासकार तो इसको इतिहास की पुस्तक नहीं मानते हैं, इसको एक चारित्रिक ग्रंथ मानते हैं। लेकिन जयालुद्दीन वर्णी के द्वारा जो पुस्तक लिखी हुई है उसको एक ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। अब हम इसके बाद देखेंगे जो अगली पुस्तक है मिस्तह उल फतूह। ये मिस्तह उल फतूह इसका मतलब है विजयों की कुंजी, द की ऑफ सक्सेस, यानी सफलता की कुंजी या विजयों की जो विजय प्राप्त की थी कौन कौन से। ये पुस्तक जो है अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई थी। अमीर खुसरो जहां पर एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे, इतिहासकार थे, वहीं पर एक हिंदी के बड़े साहित्यकार भी थे। और यहाँ तक माना जाता है कि अमीर खुसरो हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं, साहित्यकार माने जाते हैं, जिन्होंने बहुत सारी रुबाइयां लिखी थी। एटा जिले के पटियाली में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने लंबे समय तक सल्तनत काल को देखा था। और उस समय के बहुत ही अच्छी पुस्तकें कई एक लिखी थी इन्होंने, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी से लेकर तुगलक वंश तक का वर्णन किया गया था। यहाँ पर जो पुस्तक का जिसका हम जिक्र कर रहे हैं विजयों की कुंजी, ये अमीर खुसरो के द्वारा लिखी है और इसमें खिलजी क्रांति यानी खिलजी क्रांति का वर्णन करता है। यानी वो विजयों को किस तरीके से जो है जलालुद्दीन खिलजी और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी किस तरीके से भारत में एक के बाद एक विजय प्राप्त करते जा रहे हैं, तो उस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को अमीर खुसरो इस पुस्तक में शामिल करते हैं और इसको वो क्रांति का नाम देते हैं। इसीलिए इसको विजयों की कुंजी कहा गया है। अगली पुस्तक है खजाइन उल फतूह। ये दूसरी पुस्तक है जो लगभग उसी प्रकार की है जैसे कि पहली पुस्तक अमीर खुसरो की। इस पुस्तक को कहा गया है विजयों का खजाना। फतूह का मतलब विजय है और खजाइन का मतलब खजाना, विजयों का खजाना। और ये जो है अलाउद्दीन खिलजी ने इनको, जब इन्होंने अमीर खुसरो ने पहली पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक को देख करके अलाउद्दीन खिलजी ने इनको अपने दरबार में इतिहासकार के रूप में अपॉइंट कर लिया और ये कहा कि आपको हमारा इतिहास लिखना है, वर्णन करना है उसको। तो अमीर खुसरो जो थे वो भारत के पहले सरकारी इतिहासकार थे जो दरबार में रहते हुए उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की तमाम घटनाओं का वर्णन किया, उसके जीवन की, किस तरीके से वो सत्ता प्राप्त करता है, किस तरीके से वो राजपूतों के साथ युद्ध करता है, कैसे क्षेत्र विस्तार करता है, किस तरीके से वो बाजार नियम लागू करता है और अन्य आर्थिक नियम लागू करता है, पूरा का पूरा वर्णन किया गया है। तो इसमें अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल का पूरा वर्णन मिलता है जिसमें सभी पक्ष कवर करने की कोशिश की है अमीर खुसरो साहब ने और इसको सरकारी इतिहास माना जाता है। अगली जो पुस्तक है तुगलकनामा। ये पुस्तक भी अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई है, तुगलकनामा। और इस तुगलकनामा में तुगलक वंश का राजनीतिक इतिहास लिखा गया है। तुगलक वंश जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक, उससे पहले गयासुद्दीन तुगलक के बाद किस तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक शासक बनता है और मोहम्मद बिन तुगलक किस तरीके से अपनी योजनाएं लागू करता है, कैसे उसकी योजनाएं विफल हो जाती हैं, और उसके बाद फिरोज तुगलक। तो इस पूरे के पूरे ग्रंथ के अंदर तुगलक वंश का राजनीतिक घटनाक्रम लिखा गया है। इसके बाद देखेंगे एक अन्य पुस्तक रेहला नामक पुस्तक जो है वो इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई थी। इब्न बतूता जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, विदेशी व्यक्ति थे, भारत आए और लगभग 12 वर्ष तक हिंदुस्तान में रहे और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आए थे
मोहम्मद बिन तुगलक की मां ने इनका बड़ा स्वागत किया था और इनकी योग्यता को देखते हुए मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको काजी के पद पर नियुक्त किया था। तो पूरी की पूरी न्याय व्यवस्था जो थी मोहम्मद बिन तुगलक की, वो इनके अंडर में थी। तो इन्होंने इस पुस्तक को लिखा और इस पुस्तक के अंदर उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक की सारी व्यवस्था का वर्णन किया है, राजनीतिक घटनाक्रम का वर्णन किया है, साथ ही साथ उसका चारित्रिक वर्णन भी किया है। और वो एक जगह कोट करते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा व्यक्ति था जिसमें एक धर्मात्मा की और एक पापी की दोनों आत्माएं वास करती थी। वो एक अद्भुत चरित्र वाला व्यक्ति था। इब्न बतूता कहते हैं कि वो एक अद्भुत चरित्र वाला व्यक्ति था जिसमें कि पाप और पुण्य, आत्मा और धर्मात्मा दोनों का ही सम्मिश्रण था, ऐसा वो बताते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक जिससे कि हमें तुगलक वंश की जानकारी मिलती है। इसके बाद एक और पुस्तक थी जिसका नाम खैर उल मजलिस। खैर उल मजलिस ये जो है हमीद कलंदर के द्वारा लिखी गई थी। हमीद कलंदर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी और इस पुस्तक में खास बात ये है कि ये किसी शासक के बारे में या किसी राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में नहीं लिखी गई थी, बल्कि भारत में जो हिंदू और मुस्लिम लोगों के बीच जो दरार पड़ गई थी सल्तनत काल के अंदर, उस दरार को पाटने के लिए सूफी संतों ने जो प्रयास किया था, उन सूफी संतों के प्रयास का वर्णन इसमें किया गया है। और खास तौर से नसरुद्दीन चिराग दहलवी, नसरुद्दीन चिराग दहलवी जिनके नाम से चिराग दिल्ली आज भी है, जिसको चिराग दिल्ली कहा जाता है, ये एक सूफी शेख थे और सूफी संत थे। तो शेख नसरुद्दीन चिराग दहलवी के बारे में इसमें वर्णन किया गया है कि उन्होंने किस तरीके से दिल्ली के अंदर सूफी विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित किया और उसका हिंदुस्तान के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा और किस तरीके से एक कंपोजिट कल्चर डेवलप करने में सूफियों ने बड़ी भूमिका अदा की। एक मिश्रित संस्कृति को बनाने में, एक हिंदू मुस्लिम की खाई को पाटने में सूफी संतों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और इसमें चिराग दहलवी की कंट्रीब्यूशन का, उनके योगदान का और उस समय की पीरियड का वो वर्णन करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है ये सांस्कृतिक इतिहास की दृष्टि से और सूफी इतिहास की दृष्टि से। इसके बाद हिंदी साहित्य की एक पुस्तक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पद्मावत। ये पुस्तक जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई थी। मलिक मोहम्मद जायसी जो कि बहुत ही अच्छे साहित्यकार हैं हिंदी के, इन्होंने चौपाइयों और दोहों के रूप में इस पद्य को लिखा है। और ये रानी पद्मावती जो चित्तौड़गढ़ का या रणथंभौर का जो शासक था राजा रतन सिंह, उनकी रानी थी जिनको पद्मिनी जिनका नाम था, तो रानी पद्मावती या रानी पद्मिनी कहलाती थी। वो इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता पर मोहित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया था और वो ये कह रहा था कि हमें एक बार रानी के दर्शन करवा दीजिए। राजा जब तैयार नहीं हुआ और उसके बाद धोखे से उसके जो किलेदार था उससे मिलकर के जब किसी तरीके से कहा गया राजा को, तो शीशे में दिखाने की बात है कि शीशे में चेहरा देखेंगे, लेकिन धोखे से अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया और रानी पद्मावती ने जौहर किया था। तो इस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम का वर्णन जो है, रानी पद्मावती से संबंधित, राजा रतन सेन से संबंधित पूरा वर्णन इस हिंदी साहित्य की पुस्तक में मिलता है। तो इस तरीके से हमने आपको बताया है कि जो मध्यकालीन भारत के इतिहास के स्रोत हैं, उनमें से जो साहित्यिक स्रोत हैं, उन साहित्यिक स्रोतों में जो भारतीय पुस्तकें हैं वो किस तरीके से हमें जानकारी देती है मध्यकालीन इतिहास की, ये जानकारी आप तक पहुंचाई गई है। अभी मैंने आपको बताया था कि साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत भारतीय स्रोत कौन से थे। अब हम बात करते हैं कुछ विदेशी स्रोतों के बारे में। अगर देखा जाए तो मध्यकाल के दौरान बहुत सारे विदेशी यात्री भारत में आए
वर्षों तक वो यहाँ पर रहे और उसके बाद उन्होंने जब अपने देश लौट करके गए तो या तो वहाँ पर रचनाएं लिखी या आत्मकथाएं लिखी या यात्रा वृत्तांत लिखे और उनके आधार पर हमको मध्यकालीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो ये जो यात्री थे वो अरब, चीन, ईरान, यूनान, फारस, तुर्की और यूरोप से आए थे। बहुत सारे देशों से ये लोग आए भारत के अंदर और भारत में आकर के उन्होंने जो कुछ भी देखा तो बहुत सारे विदेशी यात्रियों ने इसको लिखने की कोशिश की। तो इस विदेशी यात्रियों के विवरण के द्वारा जो हमको जानकारी मिलती है साहित्यिक स्रोत के रूप में, उसमें से कुछ हमने महत्वपूर्ण जो व्यक्ति है या जो रचनाएं हैं उनको चुना है, उनके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे मार्को पोलो। मार्को पोलो एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति था जो वेनिस, इटली से आया था। इटली का जो वेनिस नगर था वो व्यापारिक केंद्र था इटली का और एक मिश्रित संस्कृति वाला देश था, क्योंकि यहाँ पर एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों के बहुत सारे लोग जो है व्यापार करने के लिए जाते थे। तो ये मार्को पोलो जब हिंदुस्तान आया तो ये खास तौर से एक उद्देश्य लेकर के आया था, भारत की इकोनॉमी को देख करके, इकोनॉमी के बारे में कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, भारत की आर्थिक स्थिति कैसी है, कैसे लोग रहते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो इकोनॉमिक स्टडी ऑफ इंडिया करने के लिए हिंदुस्तान आया और ये खास तौर से दक्षिण भारत में गया। दक्षिण भारत में जाकर इसने जो है वो विभिन्न राज्यों के जो शासक थे विभिन्न प्रांतों के, वहां का अध्ययन किया और वहां की आर्थिक स्थिति के बारे में बहुत अच्छा इतिहास इसने लिखा है। तो जब हम सदर्न इंडिया की इकोनॉमी के बारे में या इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में जब जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो मार्को पोलो की रचनाएं जो है वो हमें बड़ी मदद प्रदान करती हैं। इसके बाद देखेंगे निकोलो कॉन्टी। निकोलो कॉन्टी जो है वो बहुत ही विद्वान पुरुष था और ये इटली का निवासी था। ये विजयनगर साम्राज्य जो है वो बहुत ही फेमस था, प्रसिद्ध था, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही थी और यहाँ का जो शासक था उसका नाम था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जहाँ पर एक शासक था वहीं पर एक बहुत अच्छा विद्वान था संस्कृत का और उसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अमुक्तमाल्यदा। और कहते ये हैं कि उसके राज्य में कोई दुखी नहीं था, सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा था, जनता बहुत सुखमय थी। तो उसके उस सिस्टम का, उसकी उस व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए कई विदेशी लोग आए। उनमें से एक था ये निकोलो कॉन्टी जो 1420 ईस्वी में आया हिंदुस्तान और 1444 ईस्वी तक एक लंबे अंतराल तक हिंदुस्तान में रहा और ये खासतौर से विजयनगर साम्राज्य में रहा। वहां पर रहकर इसने अध्ययन किया और उसके बारे में जानकारी इसने दी है। तो ये हमें विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। एक और लेखक थे अब्दुल रज्जाक। वैसे तो ये एक दूत थे और ये आज विद्वान थे, अध्ययन करने के लिए आए हिंदुस्तान में और ये भी विजयनगर साम्राज्य में पहुंचे। इस समय भी कृष्णदेव राय का शासन था। 1462 ईस्वी में ये भारत में आए थे और कुछ समय तक इन्होंने भारत में रहे, भ्रमण किया, देखा सब कुछ और देखने के बाद फिर उसके बारे में जानकारी दी। तो विजयनगर राज्य के बारे में इन्होंने भी बहुत अच्छी जानकारी उपलब्ध करवाई है। इसके बाद देखेंगे अलीरेंस। अलीरेंस ये तुर्की का निवासी था और ये भारत में आया था हुमायूं के काल में, जब हुमायूं मारा फिर रहा था इधर उधर और भारत की स्थिति बड़ी खराब हो चुकी थी, क्योंकि इधर शेरशाह सूरी है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। हुमायूं अभी भारत पे आ नहीं पाया, घूम रहा है, क्योंकि 1540 ईस्वी में हुमायूं को शेरशाह ने भारत से बाहर निकाल दिया था। उसके बाद लगभग 15 वर्ष तक वो बाहर घूमता रहा और इसी दौरान अकबर का जन्म हुआ था, जलाल का जन्म हुआ था और हुमायूं जो है वो ईरान के शाह के पास पहुंचा था और ईरान के शाह से मदद लेकर के फिर वो हिंदुस्तान पर आकर उसने आक्रमण किया है। तो उस पीरियड को उसने देखा है, किसने? अलीरेंस ने। तो 1553 ईस्वी में ये आता, 1556 ईस्वी तक ये रहता है जब अकबर
गद्दी पर बैठ जाता है तब तक ये रहता है। तो उस पूरे पीरियड का भारत की राजनीतिक अस्थिरता का वो वर्णन करता है और कैसे हुमायूं दोबारा गद्दी प्राप्त करता है, फिर उसकी मृत्यु पर किस तरीके से अकबर को शासन प्राप्त होता है, अकबर को सिंहासन प्राप्त होता है। इन सारी घटनाओं की जानकारी अलीरेंस के द्वारा लिखे गए साहित्य से हमको मिलती है। इसके बाद देखिए सर टॉमस रो और विलियम हॉकिंस, ये प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। एक जहाज को लेकर के आए थे, सर टॉमस रो राजदूत था और विलियम हॉकिंस जो थे वो उस जहाज के कैप्टन थे। ये दोनों लोग आकर के यूरोपवासी हैं, ये खासतौर से इंग्लैंड के निवासी हैं, जहांगीर के दरबार में प्रस्तुत होते हैं और उससे निवेदन करते हैं कि हम भारत में व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, आपका सहयोग करना चाहते हैं। तो उसके शासनकाल में ये लोग आए थे। इनके उस जो कुछ भी इन्होंने लिखा है अपनी यात्रा के बारे में, उससे हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके बाद देखिए वर्नियर और ट्रेवनियर, ये दो व्यक्ति थे जो भारत में आए, ये भी यूरोप के वासी थे और ये खास तौर से खगोल शास्त्री थे और भूगोल का अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे। ये शाहजहां के काल में आए थे और भारत का जो है इन्होंने बहुत अध्ययन किया था, मानचित्र के बारे में और स्थितियों के बारे में इन्होंने बहुत सारा अध्ययन करने के बाद हमको जानकारी उपलब्ध कराई है, उससे हमें शाहजहां के काल की जानकारी मिलती है। इसी तरीके से और बहुत सारे विदेशी यात्री हिंदुस्तान आए, चाहे वो बार्थेमा, इटली का बार्थेमा व्यक्ति था, वो आया, निकिटिन रूस का रहने वाला था, बारबोसा पुर्तगाल का रहने वाला था और मनुची इटली का रहने वाला था। इसी तरीके से और विभिन्न देशों के लोग सैकड़ों की संख्या में हिंदुस्तान आए, लेकिन उनमें से बहुत से लोगों ने हिंदुस्तान के बारे में लिखा, वो हमारा ऐतिहासिक स्रोत बन गया। तो इस तरीके से जो विदेशी स्रोत है उसमें जो खास जानकारी थी वो अब तक पहुंचाई गई है। इसके बाद देखेंगे कि हम साहित्यिक स्रोत के अंदर जो हमारा तीसरा बिंदु है वो है शाही फरमान एवं पत्र। जब विदेशी दूत हिंदुस्तान आते हैं तो पत्र लेकर के आते हैं और उन पत्रों को देख करके फिर भारतीय शासक पत्र जारी करते हैं या फरमान जारी करते हैं। तो सल्तनत काल से लेकर के और मुगल काल तक, खास तौर से देखा जाए तो शाहजहां के काल तक बहुत सारे फरमान जारी किए। अकबर ने बहुत सारे फरमान जारी किए, बाबर ने फरमान जारी किए थे जिसके आधार पर उसने जिहाद चलाई थी, और बहुत सारे लोगों के द्वारा, बहुत सारे शासकों के द्वारा फरमान जारी किए थे, राजदूतों के द्वारा पत्र आए थे। ये सभी हमको तत्कालीन राजनीतिक घटनाओं की, तत्कालीन व्यवस्था की, तत्कालीन कानून की जानकारी हमको देते हैं, जिससे हम मध्यकालीन के इतिहास को का अध्ययन करने में सफल हो पाते हैं। अब बात करते हैं पुरातात्विक स्रोतों की, यानी मध्यकालीन भारत के इतिहास को जानने के लिए पुरातत्व संबंधी कौन कौन से स्रोत हैं जो हमें उस समय की जानकारी देते हैं। तो आइए देखते हैं। ये तीन तरीके के प्रमुख स्रोत हैं। एक है स्मारक, जिनमें भवन, मूर्तियां या अवशेष, जो भग्नावशेष हैं, जो इमारतें गिर चुकी हैं, उनकी नींव है या उनकी बची हुई दीवारें हैं, अन्य जो अवशेष हैं विभिन्न वस्तुओं से संबंधित है, उन अवशेषों के आधार पर हमको जानकारी मिलती है। दूसरे हैं मुद्राएं एवं सिक्के, यानी जो सिक्के शासकों के द्वारा जारी किए गए वो उत्खनन से जब हमें प्राप्त होते हैं तो उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और तीसरे हैं अभिलेख या रिकॉर्ड्स। अब जो हमको रिकॉर्ड मिलते हैं वो किस तरीके से मिलते हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए देखते हैं, एक एक पर विचार करते हैं। सबसे पहले देखेंगे स्मारक, भवन या मूर्तियां जो प्राप्त होती हैं हमें उत्खनन से, वो किस तरीके से हमारी मदद करती हैं। इनमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके द्वारा हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में जान सकते हैं। तो देखिए, कांचीपुरम का कैलाश मंदिर या कांचीपुरम का कैलाश मंदिर जो है भगवान महादेव का मंदिर है। इस मंदिर के द्वारा
द्रविड़ शैली का पता चलता है। द्रविड़ शैली की जो स्थापत्य कला है वो किस तरीके से थी उस समय, क्या उसकी विशेषताएं थी, इस मंदिर के दर्शन करने के बाद ये हमको प्राप्त होती हैं। उसके बाद देखेंगे तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। ये जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है ये चोल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। राज प्रथम चोल शासक थे, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था बृहदेश्वर मंदिर का। और ये भी उस समय की जो है वो स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर जो है उसका हमको बहुत अच्छा नमूना देखने को मिलता है। बृहदेश्वर मंदिर, इसकी जो पताका है वो करीब 65 मीटर ऊंची है, जो कि सबसे ऊंची मानी जाती है। वो इसकी पताका है। तो इसके मंदिर के द्वारा हमको उस समय की स्थापत्य कला के बारे में और कुछ अन्य जानकारियां भी प्राप्त होती हैं जो वहां पर लिखी हुई हैं। इसके बाद दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू, राजस्थान में माउंट आबू नामक जगह पर है। ये दिलवाड़ा जगह है छोटी सी, वहां पर ये मंदिर बनवाया गया। ये चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाया गया था जैन मंदिर। इसकी बेजोड़ स्थापत्य कला देखने के लिए न केवल देश के लोग बल्कि विदेश के लोग भी इसको देखने के लिए आते हैं। तो हमें चंदेल शासकों की कला के बारे में जानकारी मिलती है कि किस तरीके से वो स्थापत्य कला के प्रेमी थे, और साथ में चित्रकला भी देखने को मिलती है। इसी तरीके से मथुरा एवं उड़ीसा के जो मंदिर है, मथुरा में रंगनाथ जी का मंदिर है, श्री कृष्ण से संबंध से कई मंदिर हैं। मथुरा के अंदर राम जन्मभूमि मंदिर है, रंगनाथ मंदिर है, बादल बाबा का मंदिर है, और कई एक मंदिर हैं जहाँ पर हमको राजपूत स्थापत्य कला की जानकारी मिलती है, क्योंकि ये सारे के सारे मंदिर राजपूतों के द्वारा, राजपूत शासकों के द्वारा बनवाए गए थे। कई बार मुगल शासकों ने या अन्य शासकों ने इनको तोड़ने की भी कोशिश की और उनमें काफी तोड़फोड़ की भी, तो हालांकि बाद में उनका जीर्णोद्धार भी किया गया। तो इन सभी मंदिरों से हमको जानकारी मिलती है। उड़ीसा का कोणार्क मंदिर जो है, वो जिसको सन टेम्पल कहा जाता है, सूर्य मंदिर, वहां से हमको उड़ीसा के राजपूत शासकों की स्थापत्य कला किस प्रकार की थी उसकी जानकारी हमको मिलती है। इसके बाद देखेंगे 2.5 दिन का झोंपड़ा, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में बनवाया था। 2.5 दिन का झोंपड़ा ये एक तरीके की मस्जिद है जहां पर हमको मुस्लिम शैली का ज्ञान प्राप्त होता है। वहाँ की किस तरीके की जो मेहराब और भारत में जो मेहराबें बनी, जो गुम्मद बने, ये जो शैली प्राप्त हुई हमको, जो ईरान से या अरब से आई मुस्लिम शैली, वो देखने को मिलती है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसको बनवाया गया था युद्ध के समय अजमेर के पास। इसके बाद कुतुब मीनार, कुतुब मीनार के जो है वो दिल्ली में बनी हुई है, और इसकी शुरुआत जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाई थी और इसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। 7 मंजिला ये इमारत है। इस इमारत में भी तत्कालीन स्थापत्य कला की जानकारी मिलती है, और यहाँ पर एक लौह स्तंभ लगा हुआ है। उस लौह स्तंभ से भी हमको उस समय के धातु कर्म की जानकारी मिलती है। इसके बाद देखेंगे अलाई दरवाजा या सीरी का किला। अलाउद्दीन खिलजी ने एक किला बनवाया था जिसको सीरी का किला कहते हैं। इस किले में रहकर ही वो शासन चलाता था, और इसका जो दरवाजा है उसको अलाई दरवाजा कहा गया था। तो अलाउद्दीन के समय की जो जानकारी है वो हमको इस किले से और इस अलाई दरवाजे से प्राप्त होती है। इसी तरीके के दिल्ली के अंदर बहुत सारे शासकों की जानकारी हमको मिलती है। पृथ्वीराज चौहान ने जो है, जिनको राय पिथौरा भी कहा जाता था, तो राय पिथौरा का किला बनवाया था, उसकी जानकारी हमको मिलती है। और उसके बाद देखेंगे तुगलकाबाद, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ये पूरा का पूरा नगर बसाया गया था दिल्ली के अंदर, जिसको तुगलकाबाद कहा जाता है। यहाँ पर एक विशाल ढेर लगा हुआ है जो इस समय काले पहाड़ के रूप में दिखाई देता है, और ये माना जाता है कि जब मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी तो जनता ने सांकेतिक मुद्रा जमा कर दी थी और उसके बदले में सोने और चांदी के सिक्के ले लिए थे। वो जो पीतल और तांबे के सिक्के जमा हुए थे वो ढेर लगवा दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। बहुत से इतिहासकार ये मानते हैं कि ये
अभी आपको जानकारी दी गई है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए जो स्रोत हैं उसमें पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आपको बताया गया है कि किस तरीके से स्मारक, भवन, मूर्तियां इत्यादि हमें जानकारी उपलब्ध कराती हैं। उस तरीके से आगे बढ़ते हुए दूसरा अगर हम देखेंगे तो मुद्राएं और सिक्के हैं। तो जब भारत में मुस्लिम आक्रमण हुए तो सल्तनत काल की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, इसलिए वो बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं कर पाया। और इल्तुतमिश, जिसको कि सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, उसने सिक्के जारी किए थे और वे सिक्के जब हमें प्राप्त होते हैं तो तत्कालीन समाज, राजनीतिक घटनाक्रम और अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसी तरीके से तुगलक वंश के अंदर सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाई गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो सांकेतिक मुद्रा चलाई गई थी उसमें तांबे और पीतल के सिक्के चलाए गए थे। जनता ने जब तांबे और पीतल के सिक्कों के बदले सोने और चांदी के सिक्के ले लिए थे तो दिल्ली में एक बहुत बड़ा ढेर इकट्ठा हो गया था तांबे और पीतल के सिक्कों का। बहुत से इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि जो इस समय तुगलकाबाद में जो काला पत्थर का पहाड़ सा दिखाई देता है वो उस समय जो सांकेतिक मुद्रा थी उसका ढेर है, ऐसा मानते हैं। इस समय जो मुद्राएं चलती थी उसमें सोने की मुद्रा, चांदी की मुद्रा और तांबे की मुद्रा होती थी। सोने की मुद्रा को असरफी कहते थे, चांदी की मुद्रा को रुपया कहते थे और तांबे की मुद्रा को दाम कहते थे, ऐसा माना जाता है। इसी तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने और उसके बाद दूसरे तुगलक वंश के शासकों ने और तैकूबाद इत्यादि ने, लोधी वंश के शासकों ने तमाम तरीके के सिक्के जारी किए थे जो उत्खनन में अन्य विभिन्न स्थानों से प्राप्त होते हैं और उनके द्वारा हमें मध्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके बाद जब भारत पर बाबर ने आक्रमण किया तो 1526 ईस्वी में पानीपत की युद्ध में उसने जो है इब्राहिम लोधी को हरा दिया और लोधी वंश की स्थापना हो गई। लोधी वंश का समापन हो गया और मुगल वंश की स्थापना हो गई। बाबर ने भी अनेक सिक्के चलाए थे जिसमें उसके द्वारा चलाया गया निशान सिक्का जो है वो अनेक बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है, जो चांदी का सिक्का था। इसी तरीके से बाद में हुमायूं को तो बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाया, वो बहुत परेशानियों से जूझता रहा। शेरशाह सूरी ने सिक्के जारी किए थे, फिर अकबर के द्वारा सिक्के चलाए गए। अकबर के बाद जहांगीर के द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे उन पर नूरजहां की भी तस्वीर छपवाई गई थी। जहांगीर चूंकि बहुत अच्छा चित्रकार था और चित्रकारों को संरक्षण देने वाला था, इसलिए उसके सिक्कों में, उसकी मुद्राओं में चित्रकारी झलकती है, दिखाई देती है। तो ये इसी तरीके से और सारे तमाम शासकों ने अपनी मुद्राएं जारी की थी, सिक्के जारी किए थे, जो हमें उत्खनन से प्राप्त होते हैं। वे हमें तत्कालीन व्यवस्था की जानकारी देते हैं, आर्थिक स्थिति की जानकारी देते हैं। अब तीसरा जो पुरातात्विक स्रोत है वो है अभिलेख, रिकॉर्ड्स। ये रिकॉर्ड्स जो है विभिन्न रूपों में हमें प्राप्त होते हैं, जैसे शिलालेख हैं, पत्थरों के ऊपर अनेक प्रकार से लिखा गया है, चाहे वो आदेश के रूप में हो, चाहे वो आदर्श वाक्य या नीति वाक्य के रूप में हो, चाहे वो उस स्थान विशेष की जानकारी के रूप में हो या शासक की जानकारी के रूप में हो, वो हमें प्राप्त होता है शिलालेखों से। इसी तरीके से स्तंभ लेख, अनेक मंदिरों में, इमारतों में स्तंभ बने हुए हैं और उन स्तंभों पर भी तरह तरह की जानकारी लिखी हुई है। ऐसे ही स्तूप और दीवारों पर, स्तूपों पर और दीवारों पर भी लिखा हुआ है जिससे हमें जानकारी मिलती है। जैसे हम देखेंगे जो इमारतें बनवाई गई थी, जैसे अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी नगर बसाया गया था, कुतुबुद्दीन के ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार बनाई गई थी, 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया था और विभिन्न शासकों के द्वारा तरह तरह की तमाम इमारतें बनाई गई थी। उन इमारतों की दीवारों पर विभिन्न प्रकार की जानकारी लिखी हुई है जो हमें तत्कालीन व्यवस्था की जानकारी देती है, इतिहास की जानकारी देती है। इसके बाद धातु पत्र, विभिन्न प्रकार के धातु पत्र जारी किए गए थे, जैसे ताम्र पत्र और चांदी का पत्र
बहुत कम सोने के पत्र मिलते हैं। उन पत्रों के ऊपर जो लिखा हुआ है, पत्रों में जो जानकारी दी गई है, उससे हमें मध्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके बाद द्वार लेख। बहुत से शासकों ने अपनी विजयों के जश्न को मनाते हुए अनेक द्वार बनवाए थे। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा बनवाया था, अकबर ने बुलंद दरवाजा, जो कि भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है, वो बनवाया था। तो इन दरवाजों के ऊपर भी लिखा हुआ है कि किस वर्ष बनवाया गया, क्यों बनवाया गया, क्या उद्देश्य था इसके पीछे, कौन सी विजय प्राप्त की थी उसके लिए बनवाया गया, और इसमें क्या खास बात रखी गई है। ये बहुत तरीके की जानकारियां हमको मिलती हैं। तो ये थे मध्यकालीन भारत के इतिहास के जानने के स्रोत, जिसमें हमने आपको बताया साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत भारतीय स्रोत क्या थे, विदेशी स्रोत क्या थे, फरमान, शाही फरमान और पत्र इत्यादि क्या थे। पुरातात्विक अभिलेखों के अंतर्गत आपको हमने बताया, पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत स्मारक, भवन, मूर्तियां इत्यादि किस प्रकार हमें जानकारी देती हैं, और किस प्रकार मुद्राएं और सिक्के या अन्य वस्तुएं हैं जिनमें हथियार है, बर्तन है, वो जो हमें प्राप्त होती है उत्खनन से, किस प्रकार हमें इतिहास की जानकारी देने में मदद करती हैं। और अंत में आपको बताया कि अभिलेख जो रिकॉर्ड्स हैं तरह तरह के, चाहे वो किसी रूप में हो, शिलालेख के रूप में हो, ताम्रपत्र के रूप में हो, या द्वार लेख के रूप में हो, स्तंभ लेख के रूप में हो, उनसे भी हमें जानकारी मिलती है। तो ये थी जानकारी मध्यकालीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोतों के बारे में। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अध्ययन करते रहिए, लगातार आगे बढ़ते रहिए। गुड लक, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।